नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और अशोक और उसके उत्तराधिकारी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, वह भारत का एकीकरण करने वाला था, उनके बारे में चर्चा की थी और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में चर्चा की थी। अशोक के पूर्व जीवन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि अशोक जब राजकुमार था तब बिंदुसार के काल में ऐसे दो विद्रोह हुए तक्षशिला में, जिसका विवरण हमें दिव्यावधान से मिलता है। दिव्यावधान के अनुसार प्रथम विद्रोह को शांत करने के बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। संभवतः यह विद्रोह अत्याचार प्रांतपतियों की नीतियों के विरुद्ध हुआ था। तक्षशिला में दमन के बाद अशोक ने खश जीता, जो कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में था। तक्षशिला के दूसरे विद्रोह के समय बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा और बिंदुसार के समय दो राजदूत आए थे, एक डायमेकेस आया था और दूसरा डियानीसियस आया था। विदेशों से भी बिंदुसार के संबंध थे। स्ट्रैबो के अनुसार पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस ने सेंट्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त के पुत्र एलिट्रोचेडिस यानी बिंदुसार की राजसभा में डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था। इसी तरह एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी सम्राट से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें से यूनानी सम्राट ने मदिरा और अंजीर भेजने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पालीबोथ्रा यानी पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था। दिव्यावधान के अनुसार एक आजीवक परिव्राजक उसकी राजसभा में रहता था। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया था, जिसमें उसकी धार्मिक व दार्शनिक रुचि प्रदर्शित होती है। तो ये बिंदुसार था। अब हम देखें कि अशोक के बारे में हमें विवरण क्या मिलता है, किन किन स्रोतों से मिलता है। जैसे कि कहा जाता है कि अशोक महान था। अशोक न केवल भारत का महानतम सम्राट था, अपितु उसकी तुलना विश्व के महानतम शासकों जैसे डेविड, सोलोमन, मार्कस ऑर्लियस, शार्लमा जैसे महान शासकों में की जाती थी। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पता चलता है कि बिंदुसार की 16 रानियों से उसे 101 पुत्र थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम या सुमन जिसका नाम मिलता है, और अशोक इसका सुसीम का या सुमन का सौतेला भाई था। अशोकावदान के अनुसार अशोक की माँ, जिसका नाम सुब्रदांगी था, चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। बौद्ध ग्रंथ वत्सप कामिनी में उसकी नाका नाम धम्मा मिलता है या धर्मा मिलता है। यह माना जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में कि अशोक दिखने में कुरूप था, लेकिन उसकी कुशाग्र बुद्धि थी, वह योग्य थी। उसने तक्षशिला के विद्रोह होने के कारण जब पहला विद्रोह हुआ तो वहाँ बिंदुसार ने अशोक को वहाँ भेजा। अशोक ने वहाँ सुव्यवस्था स्थापित की और खश यानी कश्मीर का जो दक्षिण पश्चिम भाग था उसको जीता और नेपाल को जीता। बाद में बिंदुसार ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उज्जैन में उसे प्रांतपति बनाकर भेजा। यहाँ उज्जैन के प्रांतपति के रूप में जब अशोक था तो उसने एक धनी व्यापारी की पुत्री देवी से विवाह किया और देवी से, चूँकि देवी बौद्ध थी और उस बौद्ध देवी जो नाम था उसका पुत्री का, धनी व्यापारी की जो पुत्री थी, उससे अशोक के दो संतान हुई। एक पुत्र महेंद्र हुआ और एक पुत्री संघमित्रा हुई, जो बाद में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। अशोक की रानी जो हमें मिलता है नाम महारानी का,
पिया अगमहेशी जिसको कहते हैं, उसका नाम था असंधिमित्रा। अतः अशोक की अन्य रानियाँ भी थी, तो जिसका महारानी का नाम था वो असंधिमित्रा थी, और अन्य रानी थी जैसे तिक्षरक्षिता, दूसरी कारुवाकी जो तीवर की माँ थी, पद्मावती जो कुणाल की माँ थी। इस तरह से अन्य नाम मिलते हैं। अशोक का एक सगा भाई विगताशोक का भी नाम मिलता है हमें। अब तक्षशिला का दक्ष ये माना जाता है कि अशोक को उसका जो पिता है बिंदुसार अधिक प्रेम नहीं करता था, और इस कारण अशोक उससे घृणा करता था। बिंदुसार की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में ये मिलता है कि जब तक्षशिला का दूसरा विद्रोह हुआ, ऐसा हमें दिव्यावदान से मिलता है। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अधिक प्रेम करता था, और जो उसका प्रधानमंत्री खल्लाटक या राधागुप्त था वो अशोक को राजा बनाना चाहते थे। तो तक्षशिला का एक विद्रोह का दमन तो अशोक कर चुका था, लेकिन जब दूसरा विद्रोह हुआ तो उसके दमन के लिए अशोक को भेजने का निर्णय बिंदुसार ने लिया। लेकिन बिंदुसार इस समय बीमार था और वृद्ध था, तो मंत्रियों ने यह कहकर अशोक का जाना रुकवा दिया कि वह बीमार है। तो अब सुसीम को दूसरा विद्रोह दमाने भेजा गया। अब सुसीम विद्रोह दमाने गया, पीछे से जो वृद्ध बीमार बिंदुसार था उसकी मृत्यु हो गई, और मंत्रियों ने अशोक को राजा बना दिया और उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त बना। जब पिता की मृत्यु का समाचार सुसीम या सुमन ने सुना तो तक्षशिला से वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की ओर आया। लेकिन यह माना गया कि अशोक द्वारा खुदवाई गई अग्निगर्भा की खाई में गिरकर, पाटलिपुत्र में जो अग्निगर्भा की खाई थी उसमें गिरकर वह मर गया। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने अपनी सौतली माओं से उत्पन्न 99 भाइयों का वध करके संपूर्ण जम्मू द्वीप का राज्य प्राप्त किया। तारानाथ ने अशोक द्वारा 6 भाइयों की हत्या करने का उल्लेख किया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो 99 भाइयों का वध करने की जो घटना है ये बौद्ध ग्रंथों में कही गई है। अन्य स्रोत इसका 99 भाइयों की हत्या का जिक्र नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ भाइयों की हत्या जरूर अशोक ने की गई हो, क्योंकि हम मानते हैं या हमारे पास प्रमाण है, जैसे कि अशोक का 5वां शिलालेख है, उसमें यह कहा गया है कि उसके साम्राज्य में स्थित अन्य भाई बहनों का उल्लेख किया गया है, और धम्मा मात्र को उनके द्वारा दिए गए दान के प्रबंध करने के लिए कहा गया है। महावंश में भी ऐसा लिखा है कि एक अन्य भाई है जिसका नाम तिस्य है। वहीं दिव्यावदान में उसे विगताशोक या वीताशोक कहा गया। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित 99 भाइयों की घटना जो है काल्पनिक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों ने अशोक को अधिक क्रूर बताने का प्रयास किया। यद्यपि राज्य प्राप्त करने के लिए अशोक को सुसीम के साथ कुछ अन्य भाइयों का वध करना पड़ा होगा। इसी उत्तराधिकार के युद्ध में 4 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे हम देखते हैं कि 272 से 268 ईस्वी पूर्व का जो समय है ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा, क्योंकि जो अशोक के सिंहासन रोहण की जो तिथि है 272 ईस्वी पूर्व बताई जाती है, और जो राज्याभिषेक हुआ उसका 268 ईस्वी पूर्व में, जिससे वह अपने शिलालेखों में अपने तिथियों की इस तिथि से गणना करता है, 268 ईस्वी पूर्व। तो अब अशोक मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट बनने के बाद उसने चंडाशोक की भांति शासन किया। चंडाशोक की भांति शासन किया, जैसे हम देखते हैं कि 268 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, और बौद्ध ग्रंथों व चीनी यात्रियों के अनुसार अशोक प्रारंभ में जैसे 268 से 262 ईस्वी पूर्व का जो काल था उसमें बड़ा निर्दय था। यह माना जाता है कि एक बार अंतपुर की स्त्रियों द्वारा कुरूप बताए जाने पर
उसने अंतपुर की 500 स्त्रियों को जलवा दिया। और दिव्यावदान के अनुसार ऐसा लिखा है कि अशोक के जो अशोक वृक्ष है उनके पत्तों को तोड़ने के अपराध में उसने स्त्रियों को जिंदा जलवाया था। तो इस निर्दयता के कारण वे चंडाशोक कहा गया। चीनी यात्री फायान के अनुसार अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की थी, जहां लोगों को सताने व दंडित करने के वे नए नए तरीके खोजता। इससे उसे आनंद मिलता था। हेनसांग ने तो लिखा है कि उसने इस नरक के स्तंभों व दीवारों को देखा था। तो इस तरह का वर्णन चंडाशोक के बारे में हमें मिलता है कि अशोक चंडाशोक था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार उसे कामाशोक कहा गया। दिव्यावदान के अनुसार उसके आदेश की सही पालना न होने पर उसने 500 अमात्यों का सिर धड़ से अलग करवा दिया था। तो इस प्रकार का वर्णन अशोक के बारे में मिला कि वह चंडाशोक था। अब कलिंग युद्ध जो हुआ, कलिंग युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व से 260 ईस्वी पूर्व की घटना थी, जिसका उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके 13वें शिलालेख में इस घटना को उल्लेख है और वह कहता है कि अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष में 260 ईस्वी पूर्व में देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग विजय प्राप्त की। प्रियदर्शी कौन? अशोक। तो प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है, इसमें उसकी उपाधि थी प्रियदर्शी। उसने कहा कि 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग विजय प्राप्त की। 1.5 लाख व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए, 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना बर्बाद हो गए। इसके बाद कलिंग साम्राज्य में मिला लिया गया। देवताओं के प्रिय ने तीव्र उत्साह से धर्म का आचरण किया, धम्म की कामना की और धम्म का उपदेश दिया। कलिंग जीतने के बाद देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ। तो कलिंग विजय से जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब कलिंग विजय क्यों की गई, इसके कई कारण थे। जैसा कि कलिंग उड़ीसा में स्थित है और मगध साम्राज्य के समीप एक स्वतंत्र राज्य था। समुद्र के निकट होने के कारण यहाँ से विदेशी व्यापार बहुत होता था, इसलिए काफ़ी धन जमा था कलिंग में। एक कारण यह था कि वह बंगाल और लंका व पूरी द्वीप समूह जाने के लिए समुद्री मार्ग कलिंग के मध्य से होके जाता था और मगध से दक्षिण जाने वाले मार्ग पूर्वी स्थल मार्ग के मध्य में था, जहाँ से महत्वपूर्ण व्यापार होता था। कलिंग की हस्ती सेना बड़ी प्रसिद्ध थी और हाथीदांत के लिए कलिंग जाना जाता था। तो इन सब कारणों से अशोक ने कलिंग को जीता और कलिंग को जीतकर उसने 2 प्रांत बनाए। उत्तरी प्रांत जिसको तौसाली कहा गया, जिसकी राजधानी धौली थी जो पुरी में है, और दूसरा जौगढ़ जो दक्षिण था, गंजाम जिला इसमें आता है। तो तौसाली और जौगढ़ जो 2 प्रांत बनाए गए कलिंग को जीतकर। इस कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग देश से निकाले गए थे, 1 लाख मारे गए थे और इससे कई गुना बर्बाद हो गए थे। इस युद्ध की भयंकरता और विनाशकर्ता को देखकर अशोक को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु बाल पंडित या नयग्रोध या समुद्र या अच्युत नाम इसके कई मिलते हैं, बौद्ध भिक्षु के, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया, जिसके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह बौद्ध भिक्षु इसके नाम मिलते हैं, बाल पंडित होगा या नयग्रोध होगा या समुद्र होगा या अच्युत होगा। तो इस तरह से ये नाम हमें उपगुप्त नाम भी हमें मिलता है इसका। अतः अब वह अशोक से चंडाशोक से धम्माशोक में बदल गया। तो एक तो यह अशोक की कैसे प्रारंभिक जीवन था, उसने कैसे चंडाशोक से धम्माशोक तक की यात्रा की, इस बारे में चर्चा हुई। अब हम देखें कि अशोक के अंतिम दिन कैसे बीते, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। अशोक
का वधान की कथा के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल का जो पुत्र था या दशरथ का पुत्र था उसको संप्रति जो उसका नाम मिलता है हमें, ये कुणाल का या दशरथ का पुत्र था, उसको युवराज घोषित किया और वही वास्तव रूप में राजा की भांति कार्य कर रहा था। संप्रति ने ही मंत्रियों से मिलकर अशोक द्वारा विहारों को जो दान दिया गया था उनको रुकवा दिया था। अशोक ने अपने अंतिम दिन एक वृद्ध ऐसा राजा की भांति बिताया क्योंकि उसका जो पोता था उसके दिए दान को रुकवा रहा था। रोमिला थापर ने घटना का उल्लेख किया है कि जब अशोक से कोई व्यक्ति मिलने गया तब वो एक आधा आम खा रहा था। तो इस तरह से एक हालत उसके अंतिम दिन में एक वृद्ध राजा ऐसा ही राजा की भांति बीते थे। और रोमिला थापर ने कहा कि 232 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। नागार्जुनी पहाड़ी के लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशोक के बाद दशरथ शासक हुआ। और रोमिला थापर के अनुसार अशोक की मृत्यु के तत्काल पहले या बाद में मौर्य साम्राज्य का विभाजन किया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत गांधार, कश्मीर समेत उसके पुत्र कुणाल को मिला, जबकि पूर्वी भाग अशोक के पौत्र दशरथ को दिया गया। दशरथ के बाद दशरथ का पुत्र संप्रति यहाँ का शासक हुआ। तो संप्रति ने जो शासन किया वह अशोक के बाद दशरथ 232 से 224 ईस्वी पूर्व रहा। उसके बाद शासकों के नाम मिलते हैं। संप्रति 224 से 215 ईस्वी पूर्व रहा। शालीशुक 215 से 202 ईस्वी पूर्व रहा। देववर्मन 202 से 195 ईस्वी पूर्व रहा। शतध्वन 195 से 187 ईस्वी पूर्व रहा। और अंतिम मौर्य जो शासक था बृहदत्त, जो 187 से 184 ईस्वी पूर्व रहा। अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था उसको 184 ईस्वी पूर्व में उसके जो ब्राह्मण सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने जब बृहदत्त सेना का निरीक्षण कर रहा था तब उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और नए शुंग वंश की नींव पाटलिपुत्र में रखी। तो इस तरह से ये मौर्य शासक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हम देखते हैं कि बृहदत्त तक ये शेख श्रृंखला चली, जिसमें महान मौर्य सम्राट जो हुए वो प्रारंभिक मौर्य सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्बल मौर्य राजा हुए, जिससे साम्राज्य का विभाजन हो गया और धीरे धीरे ये संकुचित हो गया। और एक अवस्था ऐसा आई कि जब सेना का निरीक्षण अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त कर रहा था तब उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। धन्यवाद।